नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्चर। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज़ द ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन, यानी कि किसी बोन के कट जाने के या टूट जाने के कारण जो है उसे हम फ्रैक्चर जो है वो बोलते हैं। तो इसे या तो वे ये डायरेक्ट ट्रॉमा से हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट इंजरी जहाँ पे हुई है वहाँ पे हो सकता है, या फिर पावरफुल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या फिर फोर्स की वजह से भी ये जो है वो हो सकता है। और अब बात करते हैं फ्रैक्चर के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पैथोलॉजिकल, तो यानी कि ये किसी डिजीज़ के कारण जो है बोन जो है वो टूट जाती है इस फ्रैक्चर में। तो यहाँ पे बड़ों में अगर हम देखें, एडल्ट्स की बात करें तो उनमें ऑस्टियोमलेशिया, जो कि हम खास करके फीमेल्स में देख सकते हैं कि बढ़ती एज के साथ साथ उनके अंदर कैल्शियम की कमी आने लगती है, और कैल्शियम की कमी होने से, विटामिन डी की कमी होने से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ज़रा सा भी फोर्स लगने पर वो जो हड्डी है, या फिर ज़रा सा भी झटका लगने पर, या ज़रा सी भी इंजरी होने पर जो हड्डी है वो बड़ी आसानी से टूट सकती है। और अगर बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रन में रिक्टस नामक रोग अगर जिन बच्चों में देखा गया है, उन्हें भी जो फ्रैक्चर है वो बहुत जल्दी होने की संभावना बनी रहती है। अब आगे बात करते हैं सिंपल फ्रैक्चर की। तो सिंपल फ्रैक्चर जिसमें कि इफ़ द स्किन ओवर द फ्रैक्चर इज इंटैक्ट, यानी कि जब स्किन जो है अगर वो इंटैक्ट हो उसमें आर्म फ्रैक्चर, तो उसे सिंपल फ्रैक्चर हम कहेंगे। आगे बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर की। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या है कि स्किन भी डैमेज हो जाती है, और जो फ्रैक्चर है वो एक्सपोज हो जाता है, और इन्फेक्टेड बड़ी जल्दी होने के उसके चांसेस जो है वो बने रहते हैं, उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपल फ्रैक्चर में स्किन के अंदर हुआ है फ्रैक्चर, यानी कि बाहर से नहीं नज़र आ रहा, स्किन जो है वो टीयर ऑफ नहीं हुई। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर में जो है स्किन स्किन डैमेज होने की वजह से जो फ्रैक्चर है वो एक्सपोज हो रहा है, जिससे उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर की। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या है कि जो बोन है वो टूट कर दो हिस्सों में या फिर दो से ज़्यादा हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि टू सेगमेंट्स में या फिर इससे ज़्यादा के सेगमेंट्स में वो टूट जाती है, तो उसे हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। और एक है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी कि जो कि बच्चों में देखा जाता है। तो इसमें जो हड्डी है वो टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है, यानी कि जो बच्चे हैं, इन चिल्ड्रन ओनली वन साइड पेरियोस्टियम मे बी गेट ब्रोकन एंड द बोन देन अपीयर्स टू बेंट, और बोन ऐसे लगती है कि जैसे कि बेंट हुई हो, मुड़ी हो, तो उसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो कहते हैं, और ये बच्चों में ही देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ जो है जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, और उसके साथ जो है इंजरीज भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, अब इसके बारे में जानते हैं। यानी कि अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को पेन होगी जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस साइड के आसपास। टेंडरनेस होगी, अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे अकड़ा अकड़ापन जो है वो महसूस होगा। स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, यानी कि वो शेप अपनी शेप से थोड़ी हट के नज़र आएगी। क्रैकलिंग होगी अगर हम उसे पालपेट करेंगे, और उसकी मोबिलिटी जो है वो नहीं कर पाएगा, अब नॉर्मल मोबिलिटी जो है वो हो जाएगी। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन जो है वो उस हाथ से या पैर से नहीं कर पाएगा जहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो हुआ होगा। और जो मेन इसके साइन एंड सिम्टम है अगर उस पर हम फोकस करें तो वो यही है: पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग और रेडनेस, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होगी, स्वेलिंग होगी और डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जनरल फर्स्ट एड मेजरमेंट्स के बारे में। तो जो जनरल फर्स्ट एड मेजरमेंट है वो है कंट्रोल हेमरेज। सबसे पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उससे कंट्रोल करना है, और आपको ब्लीडिंग वाली साइड को या फ्रैक्चर वाली साइड को कभी भी अपलिफ्ट नहीं करना है और इमोबाइल करना है, यानी कि उसे ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। उसके बाद आपको जो वूंड है वो उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ कवर कर देना है। ध्यान दे रखिए यहाँ पे, सबसे पहले हमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कंट्रोल करना है, और उसके बाद वूंड को क्लीन करके कवर उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ करना है।
उसके बाद फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर पार्ट जो है उसे हम इमोबाइलाइज करेंगे, यानी कि उसे ज़्यादा हिलाने जुलाने नहीं देना। तो उसके लिए हम कोई भी जो स्पोर्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी सप्लिंट की सहायता ले सकते हैं, या फिर किसी स्लिंग से उस पार्ट को जो है सपोर्ट देकर हम उसे इमोबाइलाइज कर सकते हैं। तो इमोबाइल करने के बाद आपको पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है, वो ओरली नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि फ्रैक्चर वाले पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें तो हो सकता है कि कुछ केसेस में सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है, और एनेस्थीसिया हमेशा खाली पेट की ही देना चाहिए, ताकि जो पेशेंट है अगर वो वॉमिट करे तो उसे वो एस्पिरेट ना कर जाए, यानी कि वो जो उसका खाना है उसे वो अपनी सांस नली में ना ले जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए हम पेशेंट को ओरली कुछ नहीं देंगे, और पेशेंट को आपने फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र जो है वो कर देना है। अगर हम बात करें अलग अलग पार्ट्स के, बॉडी के पार्ट्स के फ्रैक्चर्स की मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्कल की। तो देखिए, ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को स्कल का फ्रैक्चर होता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं इंजरी के टाइम में। तो ये सबसे पहला जो है वो साइन है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो चांसेस है कि उसे स्कल का जो फ्रैक्चर है वो हो गया हो। और इसके अलावा उसे वॉमिटिंग होगी, उसका पल्स रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, उसकी जो लिम्स हैं यानी कि हाथ और पैर है, वो लिम्स जो है, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो पैरालाइजिस भी हो सकते हैं, अगर स्कल का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसलिए डिस्टर्बेंस ऑफ आई मूवमेंट्स, जो आई मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देख पाएगा। और डिस्टोरिएशन ऑफ फेस, यानी कि उसका जो फेस है वो भी थोड़ा सा उसमें भी बदलाव आएगा, स्पीच में भी उसमें बदलाव आएगा, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा। और इसके अलावा वो जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने होशो आवाज़ जो है वो खो बैठेगा। इसके अलावा उसके नाक से, मुंह से या कान से ब्लीडिंग हो सकती है, और या फिर आँख से भी जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है, या फिर कई बार सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे कि हम CSF के नाम से भी जानते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो नाक, कान या मुंह से भी या आँखों से, नाक, कान, मुंह से जो है वो बाहर आ सकता है। तो अब स्कल की बात करें, उसे हमने मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है। तो सुपाइन पोजीशन यानी कि उसे आप लेटा देंगे। उसके बाद आपने पेशेंट के हेड को किसी पिलो की मदद से या फिर किसी बेडशीट को रैप करके उसकी मदद से आप उसे पेशेंट के जो हेड है, हेड साइड है उसे एलिवेट करेंगे। उसके बाद उसका आप जो हेड है वो वन साइड को आप टर्न कर दीजिए, ताकि अगर उसे ब्लीडिंग या फिर वॉमिटिंग हो नाक, कान, मुंह से, अगर या फिर वॉमिटिंग हो मुंह के द्वारा, तो वो बाहर की तरफ ही आए, उसके अंदर की तरफ वो ना गिरे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पेशेंट को रिकवरी पोजीशन देनी है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको अनकॉन्शियस जो मैंने बताई थी पेशेंट की, वैसी मैनेजमेंट जो है वो उसके साथ करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अनकॉन्शियस का जो टॉपिक है उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने सब बताया है कि रिकवरी पोजीशन आपको कैसे देनी है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को आपको, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट की मैंने मैनेजमेंट बताई है, बिल्कुल वैसे करनी है। और अगर कोई स्कैल्प पे वुंड है, आपको लग रहा है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे वुंड हो चुका है, तो आप उस साइड के हेयर जो हैं वो ट्रिम कर दीजिए, और वुंड को वॉश करके उसे स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ कवर कर दीजिए। अब बात करते हैं फेस की। तो फेस पे चोट लगने से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो है लोअर जा, तो यानी कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा उसके चांसेस जो होते हैं फ्रैक्चर के वो बन जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वुंड्स हैं उन्हें कवर कीजिए, ब्लीडिंग को स्टॉप जैसे करना है, जैसे कि हमने हेमरेज में बताया था, तो आप ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे और वुंड्स को कवर करेंगे। और इसके अलावा आपको जो ब्रोकन जॉ है, लोअर जॉ है, उसे किसी बैंडेज की मदद से सर उसे नीचे से चिन से
कवर करते हुए ऊपर सर की तरफ बांध देना है। इससे क्या होगा कि उसके पेशेंट के जो लोअर जॉ है उसे सपोर्ट मिलेगी, और आप इसके लिए एक जो लोअर जॉ के नीचे है एक पैड का इस्तेमाल करके जो है बैंडेज है वो बांध सकते हैं। उसके बाद आपको हेड को फॉरवर्डली थोड़ा सा कर देना है, ताकि अगर पेशेंट के मुंह से कोई ब्लड या कोई फ्लूइड आए तो वो बाहर की तरफ आए। इसलिए हम पेशेंट का जो ब्लड है उसे आगे की तरफ रखेंगे, और एयरवे जो है वो क्लीन रखेंगे। एयरवे क्लीन कैसे करना है इसका भी मैंने अनकॉन्शियस मैनेजमेंट में या सीपीआर में दोनों में बताया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं हमारी। तो उसके बाद आपने पेशेंट को रिकवरी पोजीशन देनी है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो, और पेशेंट को फिर हॉस्पिटल में आपने ट्रांसफ़र करना है और जो मेडिकल सहायता है वो देनी है। तो आइए अब बात करते हैं स्पाइन के बारे में। अगर स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया है तो ये बहुत ही डेंजरस और सीरियस बात है। तो इसमें हमें देखिए ध्यान दीजिए, स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि वर्टिब्रा कॉलम से होकर गुजरती है। और अगर इसकी इंजरी हो गई या फिर फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का, वर्टिब्रल कॉलम्स में कोई चोट आ गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पेशेंट है वो पैरालाइजेस, उसे लेग्स का या फिर उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, कमर से नीचे वाला हिस्सा है, उसका जो पैरालाइसिस है वो चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। तो आप कॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसे कीजिए, देखिए कि उसके पैरों में या फिर नीचे वाले हिस्से में नम्बनेस या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। उसके लिए आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है और आपके साथ कोऑपरेटिव है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि लेफ़्ट लेग अपनी अपलिफ्ट कीजिए या फिर राइट लेग अपनी एलिवेट कीजिए। तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी जो लेग्स हैं वो उसके कंट्रोल में है या नहीं है, या फिर नम्बनेस है या नहीं है। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पेशेंट को चेक करना पड़ेगा, उसके एंकल्स की मूवमेंट्स को, उसके टो की मूवमेंट्स को और उसके हैंड्स की मूवमेंट्स को। और अगर इंजरी सर्वाइकल रीजन पे है तो उसका जो नीचे वाला सारा हिस्सा है उसकी सारी मूवमेंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसके पैरों के तलियों के नीचे लगा के कोई भी चीज़ टच करके या फिर टैप करके देख सकते हैं कि पेशेंट अपना पैर पीछे की तरफ खींचता है या नहीं। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसका जो लेग्स का जो हिस्सा है, लेग्स का जो एरिया है वो पैरालिसिस हुआ है या नहीं हुआ है। लॉस ऑफ सेंसेशन देखनी है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उससे पूछ लीजिए कि कहीं उसको ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि कोई मतलब सेंस ही ना फील हो रही होगा, अगर आपने पिंच किया तो उसे पेन ही ना हुआ हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे जैसे मैं आगे स्पाइन के फ्रैक्चर में मैनेजमेंट बताऊंगी तो उसे आपने बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट एड जो है उसमें देनी है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को सीधा फ्लैट लेटा देना है और इसके नीचे कोई भी मैट्रेस नहीं देना, बल्कि हार्ड सरफेस पे आपने उसको लेटाना है। और डॉक्टर को जो है इमीडिएटली आपने कॉल करनी है या फिर आप 911 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि डॉक्टरी सहायता जो है वो पेशेंट को जल्दी नहीं मिल पाएगी तो आपको एक पैड लेना है और पेशेंट के एंकल्स के बीच में जो है वो रख देना है और दोनों पैरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर जो है वो बैंडेज कर देनी है। और आपने बैंडेज करते हुए फिगर ऑफ 8 जो है वो बनानी है। उसके बाद आपको एक पैड्स लेने हैं जो कि उसके नीज़ के बीच में रखने हैं, नीज़ और थाइज़ दोनों के बीच में रखिए और उन्हें भी टाइटली टाई कर दीजिए। यानी कि इतना टाइट करना है कि एक फिंगर जो है वो जाने की जगह उसमें बच जाए। उसके बाद आपने पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, इसे करना है कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मेडिकल एड में इससे होगा क्या कि जो पेशेंट है उसे एक इमोबाइलाइज हमने कर दिया, उसकी लेग्स को और उसके नीचे वाले हिस्से को हमने इमोबाइलाइज कर दिया है, जिससे वो चाहकर भी अपना जो है नीचे वाला हिस्सा हिला नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप किसी बोर्ड की सहायता भी जो है ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो पेशेंट के नीचे वाला सरफेस हो वो कोई मेटल्स ना हो के कोई हार्ड बोर्ड ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपको पेशेंट को जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है और
उसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट के बारे में। तो अगर चेस्ट का फ्रैक्चर, चेस्ट पे चोट लगने पे आपको लग रहा है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है वो है हमारी रिब्स का। तो अगर रिब्स कोई फ्रैक्चर हुई है तो उसके कारण पेन होगी चेस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी होगी, और इसके साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हो सकता है कि रिब जो है वो टूट कर उसकी पेशेंट के लंग्स में पेनिट्रेट हो गई हो। तो उसके साथ अगर कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो उसके साथ वो ब्लड भी जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, अगर इंटरनल इंजरी फ्रैक्चर होने के साथ साथ, रिब्स का फ्रैक्चर होने के साथ साथ इंटरनल इंजरी भी हुई हो। तो आपको सबसे पहले लोकली वहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो हल्का सा देना है, देखना है कि कहीं इंटरनल इंजरी हुई या नहीं हुई। उसके बाद आपको जो फ्रैक्चर एंड है, रिब का जो फ्रैक्चर एंड है वो डैमेज होकर कहीं लंग्स के अंदर तो नहीं चला गया। अब उसे कैसे पहचानेंगे हम? उसके कारण जो है, पेशेंट जब खांसी करेगा तो उसके मुंह में से एक झाग वाला ब्लड जो है वो आएगा। तो इससे जो है वो उसे सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। और इमोबलाइज अब हमने करना है उसको, तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर वाइड स्टिकिंग प्लास्टर लेंगे और उसे जो है रिब्स के अराउंड कवर अप कर देंगे। तो इसके लिए आप कुछ बैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन्हें वहाँ पे रखे रखने में मदद करे, यानी कि वहाँ पे वो स्टेबल रहे, अपनी जगह से हिले ना। तो उसके लिए हम किसी बैंड्स की सहायता भी जो है वो ले सकते हैं। और आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के जो चेस्ट है उसमें इंटरनल इंजरी हुई है, तो आप उसमें एक पॉलीथीन शीट का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने बैंडेज के अंदर आप एक पॉलीथीन की शीट लेंगे और उसको आप उसके साथ कवर अप करते हुए, ऐसे होगा क्या करने से कि जो एयर है वो, यानी कि जो ऑक्सीजन पेशेंट ने ली है, इनहेल की है, वो बाहर नहीं आ पाएगी, अंदर ही रहेगी लंग्स के। तो आपको पेशेंट को जो है वो लेटाकर हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसफ़र करना है। और ऐसे केसेस में कुछ भी खाने पीने के लिए पेशेंट को मत दीजिएगा। ज़्यादातर लोग पानी पिलाने लग जाते हैं, तो वो भी हमें पानी भी पिलाना जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसकी अगर सर्जरी करनी पड़े तो सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसीलिए आपको पेशेंट को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना। अब बात करते हैं ह्यूमरस की। तो ह्यूमरस आपको पता ही होगा कि हमारी जो आर्म की ऊपर वाली अपर बोन है उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो अब ह्यूमरस का अगर फ्रैक्चर हो चुका है तो पॉसिबल है कि शोल्डर जॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व हो, और शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो भी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमरस के फ्रैक्चर को पहचानने के लिए देखना है कि शोल्डर जॉइंट जो है वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर शोल्डर जॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सीधा यही है, इंडिकेटर है ये कि जो ह्यूमरस है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। तो आपको देखना है उस साइड पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस होगी, ये साइन एंड सिम्टम आपको नोट करने हैं। और उसके बाद आपको उस फ्रैक्चर साइट को इमोबाइल करना है, यानी कि पेशेंट हिला जुला ना सके उस पेशेंट को, उस साइट को। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक सॉफ्ट पैड लेंगे उसे इमोबाइल करने के लिए। सबसे पहले आप एक सॉफ्ट पैड लेंगे, जो कि आप किसी कॉटन वूल पैड का भी बना सकते हैं, या फिर किसी टिश्यू का, या फिर किसी इस तरह के क्लॉथ का जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, उसका आप बनाकर कॉटन वूल पैड को जो है आपने पेशेंट के शोल्डर जॉइंट के नीचे रखना है।
यानी कि एक्जिला में रखना है, उस हिस्से के एक्जिला में रखना है। और उसके बाद आपको कोई सप्लिंट लेके उसकी मदद से, सप्लिंट की सहायता से वो किसी प्लाई बोर्ड का भी आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर किसी बोर्ड का या फिर किसी मेटल वायर का भी जो है वो सप्लिंट यूज़ करके आपको उस साइड को सपोर्ट देके इमोबाइल करना है। और उसके बाद आपको जो है, अगर स्प्लिंट आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ट्रायंगुलर शेप की बैंडेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप की बैंडेज को इस्तेमाल करते हुए आपको जो ह्यूमरस है उसे इमोबाइल करना है। अब बात करते हैं रेडियस एंड अल्ना के बारे में। तो अगर रेडियस एंड अल्ना, तो इसमें हो सकता है कोई एक बोन हो या फिर हो सकता है कि दोनों ही बोन्स का फ्रैक्चर जो है वो हुआ हो। तो इसमें दो जॉइंट्स जो हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, जो कि है एल्बो का और रिस्ट का, यानी कि रिस्ट और एल्बो जॉइंट दोनों ही इमोबाइल जो है वो हो जाते हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्लाईवुड लेना पड़ेगा या फिर कोई बोर्ड जो है वो सप्लिंट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप क्रैमर सप्लिंट का भी इसमें इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सप्लिंट यूज़ करते हुए उसमें आपको ऊपर की तरफ से बैंडेज जो है वो यूज़ करनी है, और बैंडेज से आपको सप्लिंट को टाइटली बांध देना है अपनी रेडियस एंड अल्ना के साथ, फोर आर्म के साथ। तो ये दोनों ही फोर आर्म बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना। तो दोनों में आप सप्लिंट को यूज़ करते हुए जो है इमोबाइल करेंगे आप इन फोर आर्म को। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉलर बोन की या फिर क्लेविकल बोन के बारे में। तो क्लेविकल फ्रैक्चर जो है ये डायरेक्टली या फिर किसी पर्सन के गिरने पर, जो कि अपर लिम्स का अगर आ जाए आगे की तरफ, तो हो सकता है। तो इसमें पेन होगी, डिफॉर्मिटी होगी और हैमरेज भी जो है वो हो सकती है। और पेशेंट जो है वो आर्म और एल्बो जो है वो उसे हिला नहीं सकता, आर्म और एल्बो पे भी इसका पेन जो है वो रहता है। और उसके बाद आर्म्स और एल्बो तक जो है इसकी पेन वो जाती है। और हमें इस पार्ट को इमोबाइल कैसे करना है अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आर्म पिट में एक पैड बना के रखना है, जो कि किसी कॉटन वूल पैड का या फिर किसी शीट का आप बना सकते हैं। और उसे आपको कपड़े उतारे बिना ही रख देना है, यानी कि आपको उसको प्लेस करने के लिए कपड़े पेशेंट की उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बैंडेज जो है वो अप्लाई करेंगे चेस्ट के ऊपर और सपोर्ट करेंगे अपर लिम्ब एरिया को किसी ट्रायंगुलर स्लिंग के साथ। अब ट्रायंगुलर फिगर ऑफ 8 बनाते हुए बैंडेज जो है वो आपने करनी है, यानी कि शोल्डर से लेके आपने वेस्ट तक जो है वो ट्रायंगुलर शेप में उसे रैप कर देना है। और उसके बाद हम शोल्डर ब्लेड को जो है वो देखते हैं। तो शोल्डर ब्लेड्स के भी बाहर की तरफ आप जो है वो कॉटन वूल पैड के पैड रख सकते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसे कंफर्टेबल फील हो और उसे जो है वो सपोर्ट मिली रहे। इसके लिए आप ट्रायंगुलर बैंडेज स्लिंग का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप एक स्टिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्टिक मेथड से क्या है कि आपको 2 स्टिक्स लेनी हैं जो कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डायमीटर में हो और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइडर हो, और जो शोल्डर है उसके नीचे आपको रख देनी है और पेशेंट के दोनों कूनियों के बीच में उन्हें रखना है। और इसके साथ होगा क्या कि जो कॉलर बोन है यानी कि जो क्लेविकल बोन है उसे एक सपोर्ट मिल जाएगी और वो इमोबाइलाइज करने में पेशेंट को, क्लेविकल बोन को हमारी मदद करेगा। तो स्टिक को आप यूज़ करके आप जो है अपनी जो पेशेंट है उसकी आर्म्स को बेंड करेंगे एल्बो के साथ और उन्हें पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और उस पोजीशन में होल्ड करते हुए आपने बीच में एक स्टिक जो है वो रख देनी है। और उस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना, और अगर इंजरी हुई हो तो पहले आप ब्लीडिंग कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही ये जो स्लिंग्स या फिर स्टिक मेथड है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करेंगे फीमर फ्रैक्चर के बारे में। तो फीमर का जो फ्रैक्चर है वो किसी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट या फिर कोई मैकेनिकल फोर्स लगने के कारण होता
है या फिर व्हीकल एक्सीडेंट्स के कारण, गिरने के कारण किसी ऊंचाई वाली जगह से जो फीमर का फ्रैक्चर है वो हो सकता है। तो इसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगी उस साइड पे, फ्रैक्चर साइड पे, और वो अपनी जो उस लिम्ब पे अपना वेट है वो नहीं डाल पाएगा और खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो मोबिलिटी है उसकी वो अब नॉर्मल हो जाएगी इसके साथ ही, और जो थाई है वो वो शॉर्टनिंग उसकी लगेगी, यानी कि वो दिखने में थोड़ी सी अलग सी लगेगी। तो इसमें जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो भी जो है इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर हेमरेज हुई है तो हो सकता है कि मेजर ब्लड वेसल्स भी इसमें इन्वॉल्व हों। तो अब आपने इसके लिए करना क्या है, मैनेजमेंट के लिए आपको स्प्लिंट्स बनाने हैं। आपको 2 स्प्लिंट्स बनाने हैं इसमें, भले ही एक फीमर का ही फ्रैक्चर हो। एक अगर फीमर का फ्रैक्चर है तो उसके लिए हम 2 स्प्लिंट्स बनाएंगे। तो एक हिस्से को, एक स्प्लिंट को हम इनर साइड पे, यानी कि जहाँ पे गोराइन रीजन है वहाँ से लेकर पैरों की हील तक हम जो है सपोर्ट देंगे, और दूसरे स्प्लिंट की सपोर्ट हम बाहरी तरफ से देंगे, यानी कि फ्रॉम द आर्मपिट टू द हील। तो आपको स्प्लिंट्स को टाई अप करना है, लोअर लिम्स को भी टाई अप करना है, और ट्रंक को भी बैंडेज और बेल्ट्स के साथ टाई अप कर देना है। अब बात करते हैं पेल्विक फ्रैक्चर के बारे में। तो पेल्विक फ्रैक्चर जैसे कि किसी इंजरी, जैसे कि खास करके कोई मैकेनिज्म या फिर व्हीकल एक्सीडेंट्स में या फिर किसी हाइट से गिर जाने के कारण जो है वो पेल्विक फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो पेल्विक फ्रैक्चर में वैसे तो इसे पहचानना या डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जो पेल्विक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, बावल, और वो भी, उनकी भी इंटरनल इंजरी से वो भी जो हैं इंजर्ड हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रैक्चर जो है उसे डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट है, पेल्विक रीजन के फ्रैक्चर को। तो इसका जो मेन फीचर होगा, यानी कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, तो पेशेंट को खड़े होने में या फिर बैठने में बहुत ही ज़्यादा पेन होगी, और वो बैठ नहीं पाएगा और ना ही वो खड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर वो लेटा हुआ है तो उससे अपना जो लोअर लिम्स हैं वो उठाई नहीं जाएंगी, और प्यूबिक बोन पे जो है वो प्रेशर आने की वजह से या फिर लेटरल कंप्रेशन होने की वजह से जो पेल्विक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगी। यानी कि अगर प्यूबिक बोन पे किसी तरह का प्रेशर जो है वो आएगा तो उसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगी। इसके साथ साथ जो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स हैं, तो उसकी अगर इंटरनल इंजरी हो जाती है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा की अगर कोई इंटरनल इंजरी हो जाती है तो उसके कारण हेमेटोयूरिया हो सकता है, यानी कि पेशाब में खून आ सकता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन है वो रुक सकता है आना। और इंटरनल हेमरेज से, यानी कि अगर भीतरी कोई उसके हेमरेज हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, अगर ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिवली हो चुकी हो। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो एलियक बोन्स का लेवल है वहाँ पे आपने पेल्विक को बाइंड कर देना है किसी टॉवल के साथ या फिर किसी बैंडेज के साथ भी आप, या फिर किसी भी क्लीन क्लॉथ के साथ आप उसको बाइंड कर सकते हैं पेल्विस को। तो याद रखिए कि वो एलियक बोन के लेवल पे आपने उन्हें पेल्विस रीजन को बाइंड करना है। उसके बाद आप कोई वुडन बोर्ड या फिर कैनवस या फिर कोई स्ट्रेचर की सहायता से आपको पेशेंट को जो है वो बेंड नहीं होने देना, यानी कि मुड़ने नहीं देना और ना ही हिलने जुलने देना है, और उसे एक ब्लैंकेट की मदद से आप कवर कर सकते हैं, और उसे फ्रॉग पोजीशन जो है पेशेंट को आपने दे देनी है। और उसके बाद जो लेग्स हैं उन्हें आप हल्का सा अलग अलग कीजिए, यानी कि दोनों लेग्स के बीच में नी से लेके उसके जो हील्स हैं वहाँ तक आप उसे थोड़ा सा जो है पार्टेड कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा बीच में स्पेस जो है वो छोड़ देनी है। और उसके बाद आप कोई कुशन या फिर क्लॉथ को या फिर किसी ब्लैंकेट को फोल्ड करके
आपने जो नीज़ वाला हिस्सा है, उसके जो घुटने हैं उन्हें ऊपर उठाकर उसके नीचे आपने रख देना है, यानी कि नीज़ वाले हिस्से को आपने ऊंचा कर देना है। और आप कोई कॉटन वूल पैड की सहायता से नीज़ को भी सेपरेट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि दोनों नीज़ के बीच बीच में आप कोई कॉटन वूल पैड भी रख सकते हैं। और सप्लिंट अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लोअर पार्ट्स को, हिप्स का जो लोअर पार्ट है उसे और जो दोनों एंकल्स हैं उन्हें किसी रोलर बैंडेज के साथ टाई अप कर देना है। उसके बाद आपको पेशेंट को स्ट्रेचर पर ही जो पेशेंट है उसे आपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जो है वो करना है, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल सीधा सीधा लटा कर रखें। अगर आपके पास स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी कार्डबोर्ड का या फिर किसी टेबल का या फिर किसी भी ऐसी हार्ड जो है सरफेस का वो सहारा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एंकल जॉइंट के। तो एंकल जॉइंट जो है अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए, एंकल का फ्रैक्चर हो जाए तो उससे पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट में शार्पली रिस्ट्रक्शन, यानी कि जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता एंकल जॉइंट की व्यक्ति, और पेशेंट को अपने पैर पर खड़ा होना मुश्किल लगता है, और अगर खड़े होने की कोशिश करता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। द पेशेंट इज़ अनएबल टू स्टैंड ऑन हिज फुट। तो इसमें आपको मैनेजमेंट क्या करनी है, सबसे पहले आपको एंकल जॉइंट को इमोबाइल करना है। तो अब हम इमोबाइल कैसे करेंगे, आप एक सप्लिंट लीजिए जो कि एल शेप का उसे बना लीजिए, यानी कि आप 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए, उसे एल शेप दे दीजिए और उसे एंकल जॉइंट पे आप लगा दीजिए जैसे कि एंकल जॉइंट की शेप है। तो इससे आप एंकल जॉइंट के हिस्से को इमोबाइल कर देंगे और पेशेंट को आपको इसके लिए जो आगे का मेडिकल ट्रीटमेंट है वो देने के लिए आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा फ्रैक्चर का ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।